बहुजन इंटेलेक्चुअल जो बिक चुके हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब फुले शाहू बाबा साहब का इतिहास कोई भी दबा नहीं सकता, और कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज में कोई अभी झगड़ा नहीं लगा सकता। ये 85% लोग एक इकट्ठा आने से कोई नहीं रोक सकता, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। साथियों, हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर श्रावण देवरे सर। बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है। वो बहस है कि जो फातिमा शेख है वो डुप्लीकेट कैरेक्टर है या असली कैरेक्टर है। उसी सिलसिले में बात करेंगे। फातिमा शेख का जिक्र होता है जब माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले जब उनको कोई जमीन नहीं दे रहा था स्कूल खोलने के लिए, तो उस समय पूना में उनको जो जमीन दी वो फातिमा शेख के भाई और फातिमा शेख ने उनकी बहुत मदद की। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे कि वो करेक्टर जो नकली था कि असली, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका धन्यवाद। सर क्या कहेंगे जो ये सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है सर इस पर? हाँ, देखो, जहाँ पे कल्चरल स्ट्रगल, मतलब सांस्कृतिक तौर पर कोई संघर्ष हो, तो इस तरह की बातें बार बार सामने आती है। शोषक वर्ण जाति वाले जो खुद को अपर कास्ट, अपर वर्ण बोलते हैं, वो अपना कल्चर कनिष्ठ जातियों के ऊपर या कनिष्ठ वर्णों के ऊपर थोपने के लिए ऐसी बहुत सारे झूठी बातें अपनी किताबों में लिखते हैं, पुराणों में लिखते हैं, और हिस्ट्री की तोड़-फोड़ करके कुछ झूठी बातें सामने लाते हैं, और अपना जो शोषणकारी कल्चर है, ब्राह्मणिकल कल्चर, वो शूद्र अतिशूद्र पर थोपने की कोशिश करते हैं। यह हमें उनके पुराणों से, उनके धर्म ग्रंथों से, वेदों से, सभी से पता चलता है कि इन्होंने किस तरह से झूठी बातें हम पर थोपने के लिए कलम चलाई, किताबें लिखी, आर्टिकल लिखे, गीत लिखे, ये नाटक लिखे, और कई तरह के उन्होंने साधन यूज करके हमारे बुद्धि को, हमारे मन को उन्होंने ब्राह्मणिकल बनाया है। तो आप देखिए, बलिराजा की कथा उन्होंने कैसे उलट पलट करके झूठी बताकर हमारे ऊपर थोपी। जो तात्या साहब महात्मा फुले जी ने बाद में बलिराजा की कथा को करेक्ट किया, और सच्चा इतिहास क्या है बलिराजा का, ये उन्होंने अपने गुलामगिरी ग्रंथों में लिखा, और शेतकऱ्याचा आसूड किसानों का कोड़ा इस किताब में लिखा। तो हमें बार बार ब्राह्मणिकल जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो बार बार कल्चरल स्ट्रगल के लिए हमारा इतिहास बिगाड़ता रहता है, हमारा कल्चर भी विद्रूप करता रहता है, और हमें बार बार उसको सीधा करना पड़ता है। ये महामानव गौतम बुद्ध से लेकर सभी संत परंपरा और तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहूराजे और बाबा साहब अम्बेडकर को भी ये काम करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे ही लोगों द्वारा हमारे ही महापुरुषों का विरोध कराना कितना जायज समझते हैं? क्योंकि हम जब ये मामला आता है तो हमारे लोगों को ही आगे करके हमारे लोगों के खिलाफ में बुलवाने का काम किया जाता है सर। बिल्कुल, मैं यही मुद्दे पे अभी आने वाला था कि पहले ये काम ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल करते थे, क्योंकि पढ़ाई का अधिकार शूद्रों को नहीं था, बहुजनों को नहीं था, इसलिए लिखना पढ़ना, किसी इतिहास को तोड़-मोड़ करना, उसको झूठा तरीके से लिखना, ये सब काम पहले ब्राह्मण जाति के या ब्राह्मण वर्ण के लोग करते थे। लेकिन जैसे ही तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी की वजह से बहुजनों में शिक्षा का प्रमाण बढ़ा, लोग पढ़ने लगे और विद्वान बनने लगे, लेखक साहित्यिक बनने लगे, जर्नलिस्ट बनने लगे, तो
ब्राह्मण वर्गों ने ये सोचा कि अब तक तो ये सब तोड़ फोड़ का काम, इतिहास के तोड़ मरोड़ का काम हम ब्राह्मणों को ही करना पड़ता था, लेकिन अब बहुजनों के ऊपर बहुजन जाति के लोगों का ही प्रभाव होने के वजह से अभी हमें बहुजन लोगों का यूज करना चाहिए, मिस यूज करना चाहिए। तो जैसे पॉलिटिक्स में हमारे ही बहुजन लोगों के माध्यम से चुन के आना, जैसे कि 52% वोटिंग ओबीसी की है और कम से कम 25% वोटिंग दलित आदिवासी की है, और पूरे भारत में 85% से ही ज्यादा हमारा वोटिंग है, फिर भी ब्राह्मण पार्टी इस देश में 15 साल से राज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे ही लोगों द्वारा उनका मिसयूज करके वो अपनी ब्राह्मण पार्टी हमारे ऊपर थोपते हैं। तो अभी ये उनका ये प्रयोग जो पॉलिटिकल फील्ड में था, अब वो कल्चरल फील्ड में भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। देखो, तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जो नाती था, शायद उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, लेकिन दशरथ फुले करके होगा शायद, ऐसा लगता है मुझे। तो उसका जो नाती था, उसके नाम पर 1925 में जब पुणे में तात्या साहब महात्मा फुले जी का पुतला स्टैचू बिठाने की बात आई कि वहां पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, महानगर पालिका, उसके सामने उसके मैदान में वहां पे तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी का स्टैचू बिठाने की बात जब हमारे सत्यशोधक लोगों ने की, तब ब्राह्मण लोगों ने उसका विरोध किया। और सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में विरोध नहीं किया, उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ये महापुरुष नहीं थे। उनके उनके जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलत बातें बोली है, गलत बातें की है, और झूठी कहानियां उस किताब में लिखकर ऑथर जो था, ऑथर उनका नाम डाला फुले जी का नाती दशरथ फुले। तो मतलब भाई तात्या साहब महात्मा फुले का ही परिवार का आदमी तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले के खिलाफ लिख रहा है, बोल रहा है, तो निश्चिंत ही तात्या साहब बहुत बुरे आदमी थे, वो कोई महापुरुष नहीं थे, तो उनका स्टैचू बिठाने की जरूरत नहीं। ऐसे आदमी के स्टैचू क्यों बिठाएंगे कि जो गलत उन्होंने किया है उनके जीवन में। तो उनकी बदनामी करने की कोशिश 1925 में भी हुई, फिर बाद में 1989 के समय में महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण एडिटर थे, ये गवा बेहरे नाम के ब्राह्मण मैगजीन था, विवेक नाम का, उसमें गवा बेहरे नाम के एक ब्राह्मण प्रोफेसर ने आर्टिकल लिखा और तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें लिखी कि जो हम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। इतनी गंदी बातें उन्होंने उस आर्टिकल में छपवाए और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने वो फैलाया। तो उस वक्त हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। सर, बेहरे और हमारे दर्शकों, दो ब्राह्मण, जी जी, हमारे तो दर्शकों को, जी जी सर, हमारा सवाल है, वही हमारे परंपरा, बोलिए जी, हमारे दर्शकों को सर बताना चाहेंगे आप कि सर वो कौन सा एविडेंस है जिसमें ये पता चलता है कि जो फातिमा शेख थी वो ओरिजिनल कैरेक्टर है, डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं थी। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं सर आपके पास? नहीं, देखो, अभी मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे तात्या साहब महात्मा फुले के विचारों का प्रभाव बढ़ रहा है और अलग अलग वर्गों के अलग अलग समाज घटक, जैसे कि मुस्लिम लोग जुड़ रहे हैं, दलित तो पहले से ही जुड़े थे, और बाद में क्रिस्ती लोग भी तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी के नाम से जुड़ रहे हैं, उनके विचारों से जुड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि सुनील सरदार और नितिन सरदार, ये जो दो सत्यशोधक खुद को कहलाते हैं, वो बड़े पैमाने में सत्यशोधक विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत भर में काम कर रहे हैं, नितिन सरदार और सुनील सरदार जी। तो ये अलग अलग धर्मों के लोग सत्यशोधक विचारों से जुड़ रहे हैं, मुस्लिम, क्रिस्ती वगैरह। तो इनको तोड़ने के लिए
उनको तोड़ने के लिए इन्होंने ये पहला प्रयोग किया है कि फातिमा शेख जो थी, ये पात्र जो है ये काल्पनिक है। इस तरह से ये बातें कही जा रही है बड़ी पैमाने पे, और वो हमारे बहुजन इंटेलेक्चुअल है। पहले देखो, ये बहुजनों में के जो जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो पहले बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं और खुद को बड़ा हो जाने के बाद फिर ज्यादा रेट लेकर, ज्यादा ये लेकर बिक जाते हैं और फिर ऐसी फातिमा शेख जैसी बातें करते रहते हैं। तो फातिमा जी शेख ये काल्पनिक पात्र बिल्कुल नहीं है। उसके बहुत सारे संदर्भ आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और अहमदनगर में जो ब्रिटिश काल में एक इंस्टीट्यूट था जहां पे टीचर्स ट्रेनिंग दिया जाता था कि मतलब लड़कों को कैसे पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले वहां पे सदाशिवराव गोवंडे करके जो डॉक्टर थे, तात्या साहब महात्मा फुले जी के दोस्त थे और सत्यशोधक समाज के पदाधिकारी भी थे, और तात्या साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो वहां पे अहमदनगर में सर्विस करने के लिए गए, नौकरी करने के लिए गए उस इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी को निमंत्रण दिया कि आइए आप अहमदनगर के इस अंग्रेजों की इस स्कूल में आप जरा देखिए कि कैसे लड़कियों को पढ़ाया जाता है, लड़कों को पढ़ाया जाता है और क्या-क्या पढ़ाया जाता है, करिकुलम क्या है, प्रोग्राम क्या है। ये सब देखने के लिए तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी को निमंत्रित किया। तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी वहां पे गए और गोवंडे साहब के साथ उन्होंने सब जानकारी ली, और वहां की जो प्रिंसिपल थी, संस्थापक भी थी, फेरार करके इंग्रज एक लेडीज थी, इंटेलेक्चुअल लेडीज, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। दो दिन तक सब इंफॉर्मेशन निकालने के बाद फिर पुणे गए तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी, और उन्होंने सावित्रीबाई फुले और फातिमा माई शेख इन दोनों को अहमदनगर भेजा कि जाओ वहां पे देखो कैसे पढ़ाया जाता है लड़कियों को, और आप वहां पे ट्रेनिंग लेने के बाद इधर यहाँ पुणे में लड़कियों के स्कूल में आपको पढ़ाना है। तो वो जो इंस्टीट्यूट है वो आज भी मौजूद है अहमदनगर में। वो आज भी फातिमा जी शेख के नाम पर उनके जन्मदिन पर न्यूज़पेपर में, अखबारों में न्यूज़ देते हैं और उनका स्मरण करते हैं, उनका स्मृति दिन मनाते हैं। और अहमदनगर में आज भी रफीक सैयद साहब है, वहां पे एक टेलर साहब भी है, ये और उनके साथ और भी कुछ साथी है। वो हर साल में कम से कम 10 साल से फातिमा ताई शेख का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी कल उन्होंने मनाया श्रीगोंदा में, अहमदनगर में। तो इतने सारे संदर्भ होने के बावजूद अगर कोई सोचता होगा कि एक काल्पनिक पात्र है और मैंने अरे कैसे भाई तुमने निर्माण किया, कितने साल से फातिमा शेख का नाम लिया जा रहा है, उनके नाम पर प्रोग्राम हो रहे हैं महाराष्ट्र में, और आप दिल्ली में बैठकर ये कहेंगे कि मैंने 2 साल पहले ये काल्पनिक पात्र मैंने निर्माण किया और ये काल्पनिक है, झूठ है। अब मतलब खुद ही झूठ बोलने का और खुद ही बोलने का कि ये झूठ है करके, ऐसा तो कोई सज्जन आदमी कभी भी नहीं कर सकता। देखो, इंटेलेक्चुअल आदमी हो तो इंटेलेक्चुअल जैसा बर्ताव करो, पागल जैसा बर्ताव मत करो। ये मुझे उनके बारे में कहना है। ये बहुत बड़े-बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं और अच्छी तरह से उन्होंने शिक्षा भी की है और खुद को इंटेलेक्चुअल भी वो मानते हैं। अब तक आप फुले शाह अम्बेडकर की बात करते थे, लोगों ने आपको सर पर उठाया था, आपको बहुत बड़ा नाम दिया पूरे भारत में, और आप इस तरह से एक रात में अगर यू टर्न लेकर आप अगर ब्राह्मणों को बिक जाते हैं और गलत बातें बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो पार्टी है भाजपा की पार्टी, आरएसएस जैसी संगठन,
वो उनके उसके बदले में बड़े बड़े पोस्ट दे देते हैं, पद दे देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, किसी को कुछ एमएलसी दे देते हैं, किसी को मंत्री पद भी दे देते हैं। तो उनके पास बांटने के लिए बहुत है, बांटने के लिए बहुत है। लेकिन एक बात पे मुझे गर्व है कि बहुजनों में बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल आज भी मौजूद है जो अब तक बिके नहीं है। उनको जी खरीदने जी के लिए बहुत सारी कोशिश की। मेरे बारे में भी मैं खुद कह सकता हूँ, लेकिन अतिशयोक्ति होगी कि मुझे भी इस तरह से बहुत कोशिश की गई है मुझे खरीदने के लिए, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। मैं अपने विचारों पर, अपने तत्वज्ञानों पर अभी अभी भी ठाम हूँ, और फुले शाह अम्बेडकर इनका मैं अभी भी शिष्य हूँ और उनकी ही बात करता हूँ। कहीं बिकने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो जी जी इस तरह से मुझे अभिमान है कि मेरे जैसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल महाराष्ट्र में मौजूद है जो अभी भी बिके नहीं है, और मैं शायद मैं कहूंगा कि वो कभी बिक नहीं सकते। इस तरह के जी इंटेलेक्चुअल महाराष्ट्र में, बहुजन समाज में आज भी है। साथियों, हमारे तो साथ प्रोफेसर जी श्रावण देवरे सर जिस तरह बातें कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो मौका परस्त लोग होते हैं, जो मौका मिलने पर यू टर्न ले लेते हैं और दो कौड़ियों के भाव में, अगर कहा जा सकता है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कौड़ियों के भाव में अपने आप को बेचने का काम करते हैं और दुश्मन के खेमे में जाकर बहुजन समाज के ही विरोध में जो बातें करते हैं, वो लोग आज बहुजन समाज के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिख कर लोग आज बातें कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो खुद ही एक्सपोज हो जा रहे हैं ऐसी बातें करके। तो सर, जो बातें आपने कही, वो आप बहुत पहले से कह रहे हैं कि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा, आप आपसे बातें होती रहती है तो आप बातें बताते थे, जैसे जैसे बहुजन समाज जगेगा वैसे वैसे लोग एक्सपोज होते जाएंगे। तो सर, और भी क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे समाज के जो आज भी गुमराह हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग? देखो, फातिमा शेख, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल भी लिखे हैं, और उनके ऊपर 3 किताबें भी आई है। अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको। और एक सत्यशोधन जो वीकली निकलता है महाराष्ट्र में, मराठी में, उनके जो एडिटर है मुकदम साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा आर्टिकल फातिमा शेख जी पर लिखा है। और हमारे महाराष्ट्र में जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, विद्वान थे, हरिनरके साहब, इन्होंने भी फातिमा जी शेख के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनका जो एक किताब है, शोधाचा नवा वाटा, ये मराठी में किताब है, उसमें फातिमा जी शेख पर आर्टिकल है मुकदम साहब का। और इस इंस्टीट्यूट ने, अहमदनगर की जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग लिया, टीचर्स ट्रेनिंग, फातिमा जी शेख और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने, तो वहां पे हमारे जो नेता है छगनराव जी भुजबल साहब, इनको भी निमंत्रित किया गया था, वो भी गए थे वहां पे। और जो कागजात है वो शायद भुजबल साहब के पास या हरिनरके साहब के पास हो सकते हैं, हम उसको खोज रहे हैं। लेकिन एक दुखद बात एक ये भी है कि ये जो इंस्टीट्यूट अहमदनगर का जो आज भी मौजूद है, उनके डायरेक्टर बोर्ड में कुछ वाद विवाद चल रहे हैं, कोर्टबाजी चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर। तो उन्होंने ये सब जो मटेरियल है फातिमा जी शेख के बारे में, जो कागजात है, उन्होंने एंट्री लिया वो कागज, और कहाँ रहते थे उसके बारे में सब जानकारी। तो ये वो देने से डरते हैं। जब हम जाते हैं मांगने के लिए तो वो कहते कि नहीं भाई, हमारा कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो हम आपको कोई कागज वगैरह नहीं देने वाले। लेकिन भुजबल साहब को शायद दिया होगा, तो हरिनरके जी के पास होगा। अभी हरिनरके जी तो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके घर में वो कागजात होंगे। तो जैसे हमें मिलेंगे तो हम दोबारा प्रोग्राम करके सारी दुनिया को बताएंगे कि ये सच्चाई है फातिमा जी शेख के बारे में। तो फातिमा जी जी शेख के जो पिताजी थे उस्मान शेख, इन्होंने तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी को रहने के लिए घर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। देखो इनका आरएसएस बीजेपी की कोशिश क्या है कि भी किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, जो हम हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगा रहे हैं, दंगा फसाद करवा रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो सत्यशोधक समाज के लोग हैं,
तात्या साहब महात्मा फुले जी के विचारों के जो लोग हैं, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, ये हर समाज घटक को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो इनको तोड़ने का काम तो हमें करना चाहिए। इसलिए आरएसएस बीजेपी ने हमारे बहुजनों को ही इंटेलेक्चुअल करके उनका मिसयूज कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। तो ये उस्मान शेख के बारे में भी कभी बताते नहीं, गफ्फार बेग साहब के बारे में भी नहीं कभी नहीं बताते कि देखो, जब तात्या साहब महात्मा फुले जी का स्कूल ब्राह्मणों की वजह से छूट गया था, छोड़ना पड़ा था, कि उनके ही घर में जो ब्राह्मण जो नौकर था, उनका हिसाब किताब लिखने वाला एक किस उसको लिपिक बोलते मराठी में, कारकुन बोलते, ट्रेजरर मतलब लिखा पढ़ी करने वाला, हिसाब रखने वाला, वो कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण था। उसने गोविंदराव जी फुले, तात्या साहब महात्मा फुले जी के पिताजी गोविंदराव जी फुले को कहा कि तुम्हारा लड़का ख्रिस्ती किताबें पढ़कर ख्रिस्ती स्कूल में जाकर बिगड़ जाएगा और उसको निकालो स्कूल से। तो गोविंदराव जी ने उनको, तात्या साहब महात्मा फुले जी को स्कूल से निकाल दिया था। तब गफ्फार बेग साहब एक बहुत बड़े वजनदार आदमी थे, अंग्रेज अधिकारियों के वहां पे उनका बहुत वजन भी था, तो ये बहुत बड़े आदमी थे उस वक्त के। लेकिन आज उनके ऊपर आज कोई भी लिटरेचर नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है, क्योंकि सब दबा दिया गया। तो इतने जी बड़े जी बड़े आदमी गफ्फार बेग जैसे, उस्मान शेख जैसे, उस्मान शेख जी ने तो घर दिया रहने के लिए। तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी को और सावित्री माई फुले जी को पिताजी ने घर से निकाल दिया कि भाई तुम धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, हमें जान से भी मार सकते हैं, तो एक तो आप ये काम छोड़ दो, अपना क्रांतिकारी काम छोड़ दो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। तो तात्या जी साहब जी महात्मा फुले जी ने कहा कि ठीक है, मैं मेरा काम तो बंद नहीं करूंगा, मैं आपके घर छोड़ सकता हूँ। तो घर से जब बाहर निकले तो उनको माली बस्ती में किसी माली आदमी ने रहने के लिए घर नहीं दिया, किसी भी माली आदमी ने घर रहने को नहीं दिया, किसी भी बहुजन आदमी ने रहने के लिए तात्या साहब को घर नहीं दिया। लेकिन ताबड़तोड़ जैसे ही उस्मान शेख साहब को मालूम हुआ, वो ताबड़तोड़ तात्या साहब महात्मा फुले जी के पास गए और कहा कि तात्या, आप मेरा एक घर है, खाली घर है, वो आप ले लीजिए, वहां पे आप रहिए। तो इस तरह से तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले तन पे जो कपड़े थे, सावित्री माई के जो तन पे कपड़े थे, वो उन्हीं के साथ, कुछ भी ना लिए हुए, उन्हीं के साथ, कपड़ों के साथ सिर्फ सैयद साहब के घर में रहने लगे और सैयद साहब ने उनको सब सामान खरीद कर दिया और उनका संसार भी उनका खड़ा किया। तो इस तरह के बड़े बड़े लोग जो जो जिन्होंने महापुरुष निर्माण किए, क्योंकि अगर गफ्फार बेग साहब नहीं होते तो तात्या साहब आगे पढ़ते ही नहीं, और अगर वो आगे पढ़ते ही नहीं तो वो हमें महात्मा करके हमें मिलते ही नहीं। वैसे ही उस्मान शेख साहब अगर रहते नहीं तो तात्या साहब महात्मा फुले को दर दर भटकना पड़ता और ऐसी बारी आ सकती थी कि उनको अपना काम छोड़ना पड़ता और फिर से अपने पिताजी के घर में आकर रहना पड़ता। लेकिन उस्मान शेख की वजह से ये उन पर ये आफत नहीं आई और अपना काम तात्या साहब महात्मा फुले जी कर सके। तभी तो हम आज तात्या साहब महात्मा फुले जी को पा रहे हैं, उनके विचार पढ़कर सुनकर हम आज काम कर सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग उस वक्त होने के बावजूद केवल वो मुस्लिम धर्म के थे, केवल वो ख्रिस्ती धर्म के लोग थे, यही एक कारण की वजह से उनको दबाया गया, उनका इतिहास दबाया गया और आज हमको खोजना पड़ता है उनका जी इतिहास, फिर भी मिलने को मुश्किल होता है। तो इस तरह से आज मैं कहना चाहता हूँ, बहुजन इंटेलेक्चुअल जो बिक चुके हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब फुले शाहू बाबा साहब का इतिहास कोई भी दबा नहीं सकता और कोई भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज में कोई अभी झगड़ा नहीं लगा सकता। ये 85% लोग एक इकट्ठा आने से कोई नहीं रोक सकता, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। जी साथियों, हमारे साथ प्रोफेसर श्रवण देवरे थे जिन्होंने साफ तौर पे बहुत ऐतिहासिक जानकारी बताई
कि जब जब बहुजन समाज के लोगों में आपसी भाईचारा का निर्माण होता है, तब तक पहले वो लोग हमारे समाज, क्योंकि हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हमारे समाज के लोग जब पढ़ लिख लिए तो आज हमारे ही समाज के लोगों को आगे करके उनका विरोध कराते हैं। तो साथियों, सर की जो बातें हैं उस पर आपका क्या कहना है, अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं है चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान।